Hello aspirants, welcome to AptiPlus Academy for Civil Services. In this session, we are going to discuss the topics that were in news in the third week of August. So let's get started. Our first topic is online gaming in India. So recently, the Lok Sabha passed the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 to prohibit the offering, operation, facilitation, advertisement, promotion and participation in online money games. In short, ये जो ड्रीम 11, रमी, ये सब बंद. Now let's first understand what is online gaming and real money gaming. So online gaming basically it refers to games that are played over the internet. Okay, it includes the free to play games, esports and skill based games. And when we talk about real money game, that is RMG, it basically involves players who are like betting real cash, okay, और कैश इक्विवेलेंट रिवॉर्ड्स. इसमें ड्रीम 11, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है, रमी, पोकर, ये सारी चीजें आ जाती हैं. नाउ आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मनी बेस्ड गेम्स बंद हुआ है या स्किल बेस्ड. यू हैव टू रिमेंबर दैट स्किल बेस्ड गेम्स भी बंद हुए हैं एंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिकॉज इन गेम्स में भी पैसा लगाया जाता है. टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्किल बेस्ड गेम्स एंड चांस बेस्ड गेम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें बेसिकली स्किल बेस्ड में जो प्लेयर्स है उनका स्किल स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्किल स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें जो है कंसिडर्ड होती हैं. और अगर चांस बेस्ड गेम्स की बात हम करें तो इसमें बस लक, डाइस और सर्कमस्टांसेस के ऊपर ये होती हैं. स्किल बेस्ड गेम्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है एज मेंशन्ड अर्लियर. फैंटेसी स्पोर्ट्स में आ जाते हैं ड्रीम 11, चेस, पोकर, रमी, ई स्पोर्ट्स. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट चांस बेस्ड गेम्स, ऑफ कोर्स उसमें आती है लॉटरी, ठीक है, स्लॉट मशीन, डाइस गेम्स, क्रिकेट, बेटिंग एटसेट्रा. नाउ स्किल बेस्ड गेम्स में क्या होता है? The results can improve with practice and experience, unlike the chance based games जिसमें results जो हैं ये cannot improve, okay, with practice or experience, and the outcomes are random in nature. And in skill based games, through practice and experience, the skills can improve and the strategies they can be applied. But in chance based games, of course, even after repeated play, winning depends only on luck, not on skill. So these are the differences between skill based games and chance based games. Now how does the Indian legal framework treat online gaming? Let's understand. Okay, so the betting or gambling, it comes under the state subject. Okay, so under the constitution, entry 34 of the state list, under this, each state can make laws on gambling and betting. This you have to remember. And many states ban games of chance but exempt games that are of skill. So states जो है बना सकती हैं laws, ठीक है, of on betting or gambling, और ये state to state जो है vary करता है. फिर उसके बाद if you talk about the Public Gambling Act 1867, Public Gambling Act 1867, ये एक सेंट्रल लॉ है विच प्रोहिबिट्स चांस गेम्स बट एक्सक्लूड्स मियर स्किल गेम्स, ठीक है. फिर उसके बाद कोर्ट्स जो है एक प्रीडोमिनेंस टेस्ट जो है अप्लाई करती है. मतलब इफ द स्किल फैक्टर प्रीडोमिनेट्स इन अ पर्टिकुलर गेम देन द गेम इज ट्रीटेड एज अ स्किल बेस्ड गेम, ओके. तो उसमें लीगल ट्रेड अलाउड होगा. ये सारे प्रीवियस जो है रेगुलर जो फ्रेमवर्क था उसके हिसाब से हम बात करें. फॉर एग्जाम्पल 2023 में मद्रास हाईकोर्ट ने, ठीक है, कहा कि जो प्रोहिबिशन है इट अप्लाइज ओनली टू गेम्स ऑफ चांस एंड नॉट टू गेम्स ऑफ स्किल सच एज रमी एंड पोकर. तो ये डिफरेंट जो है जुडिशरी के जो वर्डिक्ट्स डिफरेंट टाइम्स पे निकले हैं और स्टेट भी डिफरेंट स्टेट्स अपने हिसाब से लॉज को बना सकता है. और हम देख रहे हैं कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत जो है जो चांस गेम्स हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, लेकिन जो स्किल गेम्स हैं वो नहीं है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेंटर्स रोल, जो सेंटर है इट यूजेस इट्स अथॉरिटी ओवर इंटरस्टेट कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट. तो गेम्स जो है प्लेड होते हैं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स या फिर इंटरनेशनली, उसके ऊपर सेंटर का पूरा अथॉरिटी है बिकॉज वो इंटरस्टेट कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आ जाता है. तो अकॉर्डिंगली सेंटर ने बहुत सारे ऑफकोर्स आईटी लॉज जो है पास किए हैं जिसमें जीएसटी रूल्स आ जाती हैं
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा रूल्स, ये सारे आ जाते हैं। तो ये सारे जो है गेमिंग को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि ऑनलाइन गेम्स जो हैं जिसमें कैश स्टेक्स इन्वॉल्व है अक्रॉस स्टेट्स, दे फॉल अंडर यूनियन जुरिस्डिक्शन। और उसके बाद 2023 का जो भारतीय न्याय संहिता था, इसने क्या किया, क्रिमिनलाइज किया अनऑथराइज्ड बेटिंग को अप टू 7 years of jail. Now, if we talk about the judicial intervention, we have seen that courts have protected skill games under Article 19. Very important, ठीक है। Article 19(1)(g फंडामेंटल राइट्स के तहत जो है कोर्ट्स ने प्रोटेक्ट किया है स्किल गेम्स को, ओके, एंड इट स्ट्रक डाउन द ब्लैंकेट बैंस दैट इंक्लूड देम, जिसमें बहुत सारी रूलिंग्स है, जैसे कि आरएमडी चमरबाउगा वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का ये केस है, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि प्रीडोमिनेंटली जो स्किल गेम्स हैं, अगर उसमें पैसे लगते भी हैं, इवन इफ इट इन्वॉल्व स्टेक्स, दे आर लीगल इन नेचर एंड इट प्रोटेक्टेड इट एज अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस अंडर आर्टिकल 19(1)(g। देन 2017 में हम देखते हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इन वरुण गंबर वर्सेस चंडीगढ़। इस केस में फैंटेसी स्पोर्ट्स जिसमें ड्रीम 11 आते हैं, इसको बताया गया कि ये स्किल गेम्स हैं बाय द कोर्ट एंड दस इट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 इज नॉट एप्लीकेबल for these fantasy sports. Then we have seen कि the courts treat state bans on skill games. For example, तमिलनाडु ने जो बैन लगाया था on online rummy and poker, this has been called as unconstitutional by the court. पर अभी recently इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया गया, एक एक्ट जो कि बैन करता है इन सारे गेम्स को। अगर हम इसके सोशियो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया, ये देखें, then we can understand this. Okay, firstly industry size की और growth की अगर हम बात करें तो the online gaming industry it generated about $3.8 billion in 2024 and it is projected to reach over $9 billion by 2029. तो online skill gaming is a sunrise sector of course which has a valuation of over rupees 2 lakh crores. तो ये हर साल almost 31,000 crores के revenue जो है generate कर रहा है, ठीक है, which is more than the 20,000 crores that are like generated in taxes. फिर India's online gamers they grew from around 36 crores in 2020 to more than 50 crores in 2024. और हमने देखा कि सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI है that also crossed around rupees 25,000 crores till June 2022. तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका साइज, ठीक है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। And then if we talk about the jobs, of course gaming supports over 2 lakh direct and indirect jobs, जिसमें engineering के लोग आ जाते हैं, animation बनाने वाले लोग आ जाते हैं, content बनाने वाले लोग आ जाते हैं। बट इसमें प्लेयर्स का जो लॉसेस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि अराउंड 45 करोड़ इंडियंस जो हैं वो खेल रहे हैं आपके ये रियल मनी गेम्स जो हैं, और कलेक्टिवली उन्होंने ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ लूज किया है हर साल, ठीक है, एंड दीज लॉसेस फॉल ऑन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज ऑफ कोर्स। बीच में हमने ये देखा भी था कि एक जो लड़का है वो प्रिपेयर कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और फिर उसके बाद उसने बहुत सारा जो है अपना पैसा वेस्ट कर दिया वाइल प्लेइंग दिस गेम्स, तो ये न्यूज़ में रहती हैं। सो देर आर ऑल्सो कंसर्न्स अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, ओके, बिकॉज ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया है कि जो बहुत सारे ऑफशोर गेमिंग फर्म्स हैं दे टेक डिपॉजिट्स और पे आउट विनिंग्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो and they basically try to avoid the like KYC जो norms हैं या taxes avoid करने के लिए वो मनी लॉन्डर करते हैं इन गेम्स के थ्रू, कि हम गेम्स खेल रहे हैं, इसमें हार रहे हैं, इसमें जीत रहे हैं, इस हिसाब से वो डिपॉजिट्स जो है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करते हैं और इसी से टैक्सेस को जो है इवेट तो करते ही हैं, साथ साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी दिखे गए हैं। ओके, ना इसके बहुत सारे हेल्थ एंड सोशल कॉस्ट्स भी होते हैं, ओके, बिकॉज इट लीड्स टू व्हाट, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एडिक्शन, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं स्पेशली अमंग द यूथ, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो होता ही है, और हमने देखा है जो छोटे बच्चे हैं डिस्पाइट ऑफ एज रिस्ट्रिक्शंस वो ये गेम्स खेल रहे हैं और उन पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो दीज पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स विच इंक्लूड गैम्बलिंग, एडिक्शन एंड डेट, दे एड टू द सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट। तो अगर हम करंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की बात करें, अभी ये एक्ट पास होने से पहले कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल थे, तो सबसे पहले हैं ऑफ कोर्स आईटी एक्ट एंड रूल्स के तहत आ जाते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आर ट्रीटेड एज इंटरमीडिएरीज अंडर द आईटी एक्ट 2000, ठीक है।
IT एक्ट 2000 के अंदर ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज व्हाट, इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें IT एक्ट 2021 की, तो इसमें कुछ गाइडलाइंस रूल्स डाले गए विच रिक्वायर्स गेमिंग एप्स टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस, जिसमें क्या है कि ग्रीवांस ऑफिसर्स को अपॉइंट करना हो गया, कंटेंट मॉडरेशन हो गया, एज गेटिंग हो गया कि अगर 18 साल से या 20 साल से ऊपर हो तो अभी खेल सकते हो ये गेम्स, ठीक है। फिर KYC नॉर्म्स को फिल करना है, जो पर इसमें ये वॉलंटरी रखा गया था, तो हाई रिस्क यूजर्स के लिए ये ऑफकोर्स था। फिर दी प्लेटफॉर्म्स मस्ट ब्लॉक इलीगल कंटेंट एंड कोऑपरेट विथ लॉ एनफोर्समेंट। नॉन कंप्लायंस जिसमें अगर होता है तो इन दैट केस ऑफ कोर्स होस्टिंग जो है वो प्रोहिबिट की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट एंड इट कैन लीड टू लूजिंग इंटरमीडियरी एग्जेम्पशन। सेल्फ रेगुलेशन के रिलेटेड कुछ चीजें थी कि गवर्नमेंट हैज एनकरेज्ड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस SROs इन गेमिंग। फिर द इंडस्ट्री ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जो है, इसने क्या कहा है कि इसने बहुत सारे SROs को फॉर्म किया दैट इशू कोड्स ऑफ कंडक्ट, जिसमें एज चेकिंग हो गया, फेयर प्ले हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती थी। सो एनी गेमिंग कंपनी कैन चूज एन अप्रूव्ड SRO और फिर अकॉर्डिंग टू इट्स कोड वो कंप्लाई कर सकता है और फिर जो एंटी एडिक्शन मेजर्स है वो अकॉर्डिंगली ले सकता है। टैक्सेस की बात करें तो हमने देखा है अराउंड 2023 के अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स को 28% का GST देना पड़ रहा था, ओके, ऑन द एंटायर स्टेक फेस वैल्यू ऑफ द बेट्स। फिर 2024-25 के ऑनवर्ड हमने देखा ये 30% कर दिया गया, 30% टैक्स ऑन नेट विनिंग्स। सो ऑफकोर्स टैक्स अथॉरिटीज दे ट्रीट स्किल एंड चांस गेम्स अलाइक फॉर GST। ब्लॉकिंग एंड एनफोर्समेंट की बात करें तो IT रूल्स का एक सेक्शन है, सेक्शन आपका 69A, ओके। इस सेक्शन के तहत द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं ISPs टू ब्लॉक एक्सेस टू साइट्स और एप्स दैट आर इन्वॉल्व इन अनलाइसेंस्ड गेमिंग और गैम्बलिंग। तो अनलाइसेंस्ड अगर है तो इन दैट केस ISP को बोल देंगे कि वो इस पर्टिकुलर जो है साइट को अलाउ ना करें गेम को, ठीक है। एज ऑफ अगर हम 2025 की बात करें, अराउंड 1500 प्लस इलीगल गेमिंग वेबसाइट्स एंड एप्स दे हैव बीन ब्लॉक्ड इन इंडिया एंड बैंक्स एंड पेमेंट गेटवेज हैव आल्सो बीन लाइक इंस्ट्रक्टेड टू बार रियल मनी गेम ट्रांजैक्शंस। एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कुछ कोड्स किए गए हैं कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस पर्टिकुलर काउंसिल ने along with the consumer protection authority they have set what guidelines for गेमिंग एड्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो लीगल होने पड़ेंगे, डिसेंट होने पड़ेंगे, ऑनेस्ट होने पड़ेंगे और ट्रूथफुल भी होने पड़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू OGB दैट इज द ऑनलाइन गेमिंग बिल, जो कि अभी एक्ट बन चुका है। तो ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है सारे ऑनलाइन मनी गेमिंग को। तो इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दीज गेम्स, कि किसी भी प्लेटफॉर्म में इन गेम्स को प्रमोट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग इसके एंडोर्समेंट्स भी बंद किए गए हैं। एंड द बैंक्स एंड पेमेंट सिस्टम्स दे आर ऑल्सो बार्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग पेमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू दीज गेम्स। और ये जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं दे आर ऑलरेडी एक्टिव, जो कि ऑलरेडी एक्टिव है इन द कंट्री, दे वुड बी ब्लॉक्ड अंडर द IT एक्ट 2000। इसके तहत उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ई स्पोर्ट्स जो है इसकी प्रमोशन और रिकग्निशन है, ऑफ कोर्स फॉर्मली रिकग्नाइजेस ई स्पोर्ट्स एज अ लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया, this particular act. Also, the Union Ministry of Sports will develop guidelines and standards for conducting e-sports events, then establish training academies, research centers and technology platforms. Of course, e-sports will be integrated into broader sports policy ताकि इसकी growth हो, promotion हो, and it will be recognized for its potential and for creating professional careers. तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ई स्पोर्ट्स जो है क्या ये भी बैंड हुए हैं, तो द आंसर वुड बी नो, ठीक है। ई स्पोर्ट्स कैसे होते हैं? ई स्पोर्ट्स में जो है प्रोफेशनल वीडियो गेम प्लेयर्स होते हैं, टीम्स होती हैं, एंड दे कॉम्पीट इन टूर्नामेंट्स फॉर अ लार्जर ऑडियंस एंड फॉर प्राइज मनी एज वेल। बहुत सारे गेम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीग ऑफ लेजेंड्स हो गया, काउंटर स्ट्राइक, तो इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप तक की होती है। तो ई स्पोर्ट्स डेफिनेटली बंद नहीं किए जाएंगे, सिर्फ जो है ऑनलाइन मनी बेस्ड जो गेम्स है, रियल मनी बेस्ड गेम्स, इन्हें बंद किया जाएगा, लेकिन टूर्नामेंट्स को डेफिनेटली बंद नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा अगर हम देखें तो देयर बी ऑफ कोर्स प्रमोशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू एम्पावर दोज हु रिकॉग्नाइज कैटेगराइज एंड रजिस्टर देमसेल्व्स एज ऑनलाइन सोशल गेम्स। बहुत सारे हम देख रहे हैं कि सोशल गेम्स जो है वो आ रहे हैं, एजुकेशनल गेम्स जिसमें जो है पजल हो गया एटसेट्रा। सो दीज आर ऑल एज अप्रोप्रिएट सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स। तो इसकी जो है डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली ये अलाउड है। इट ऑल्सो एम्फोसाइजेस द कल्चरल एंड एजुकेशनल गेम्स जो कि अलाइंड है विद इंडियन वैल्यूज, ताकि पॉजिटिव एंगेजमेंट बढ़े और स्किल डेवलपमेंट भी बढ़े थ्रू गेमिंग। तो ये सारी चीजें अलाउड है। नेक्स्ट कम्स द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंट्रल गेमिंग अथॉरिटी। तो एक सेंट्रल गेमिंग अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा which will be a national regulator, an authority or agency which will have powers to classify games and oversee the sector. Okay, and the authority will of course be able to register skill games and social games की कौन से category में आता है, and then advise on organizing tournaments, handle disputes etc. ऑफ कोर्स इसमें जो स्ट्रक्चर एंड रूल्स हैं वो अभी तक नहीं बने हैं, और जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है फॉर दिस अथॉरिटी इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 50 crores विद एन एनुअल रनिंग कॉस्ट ऑफ 20 crores फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस एस्टैब्लिश किया जाएगा इस अथॉरिटी को, जो कि सेंट्रल गेमिंग अथॉरिटी, जिसके पास ये पावर्स होंगी कि वो क्लासीफाई करेंगे कि कौन से गेम्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये स्किल गेम्स हैं या ये सोशल गेम्स है, ये एजुकेशनल गेम्स है एटसेट्रा। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द ऑफेंसेस एंड द पेनल्टीज, ऑफ कोर्स एक्ट बनाया है तो कुछ तो होगा ही regarding the penalties. So imprisonment for up to 3 years and a fine of up to 1 crore for entities that are involved in or facilitating online money gaming. तो advertising a game, of course it attracts a penalty of 50 lakh और up to 2 years of imprisonment. तो ये जो provisions हैं जो penalty के, ये जानना बहुत important है कि एक तो हो गया आपका सबसे पहले कि अगर एडवर्टाइज किया गया है गेम्स को तो इन दैट केस 50 लाख का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इसके बाद है एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू मनी गेम्स, ऑफ कोर्स इट रिजल्ट्स इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years। तो कोई भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है मनी गेम से रिलेटेड तो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और फाइन जो है वो 1 crore तक देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अ रिपीट ऑफेंस अट्रैक्ट्स एनहांस्ड पेनल्टीज, कि एक बार तो गलती हुई, ठीक है, पेनल्टी दिया और फिर उसके बाद फिर से गलती हुई तो इन दैट केस जेल टर्म जो है वो बढ़ा दिया गया है, दैट इज अप टू 3 to 5 years एंड ऑल्सो अ फाइन ऑफ अप टू ₹2 crores। इसमें ऐसे बहुत सारे जो ऑफेंसेस हैं इस एक्ट में डाले गए हैं और एंड दे हैव बीन क्लासिफाइड एज नॉन बेलेबल, मतलब आपको बेल भी नहीं मिल सकता अगर आपने ये ऑफेंस किया है तो। ठीक है, तो सर्च करने के पावर्स हैं, ऑफ कोर्स अरेस्ट करने के पावर्स है विदाउट वारंट एज वेल, बिकॉज ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स दे हैव द पावर टू एंटर एनी प्लेस। वो फिजिकल प्लेस स्पेस हो सकता है, वो डिजिटल स्पेस हो सकता है, एंड दे कैन सर्च एंड अरेस्ट विदाउट एनी वारंट अगर उनको कोई रीजनेबल सस्पिशन हुआ कि हाँ ये ऑफेंस हो रहा है अंडर द एक्ट। अब इसके बहुत सारे क्रिटिसिजम्स भी हो रहे हैं, ऑफ कोर्स कोई भी हमारे पास एक्ट आता है तो उसके कुछ खामियां, चैलेंजेस, क्रिटिसिजम्स की बात तो होती ही है। सबसे पहला है स्किल वर्सेस चांस का जो डिबेट है। तो अगर आपका आंसर रेटिंग में भी आता है तो यू कैन से दिस स्किल वर्सेस चांस। ये है पहला क्रिटिसिज्म, बिकॉज क्रिटिक्स जो है वो बोल रहे हैं कि बैनिंग ऑल रियल मनी गेम्स इट इग्नोर्स द रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल गेम्स एंड गैम्बलिंग। क्योंकि बहुत सारी कोर्ट्स ने इतने सालों तक दे हैव ट्रीटेड स्किल बेस्ड गेम्स एज अ प्रोटेक्टेड बिजनेस अंडर आर्टिकल 19, राइट। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर एटसेट्रा, इन सब चीजों को अगर बैन कर दिया तो ऑफ कोर्स द एक्ट इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, ऐसा कहना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फॉल आउट, जो कि एक इंपॉर्टेंट जो है चैलेंज है। तो the act of course it threatens a large legitimate industry because industry bodies जो हैं वो उन्होंने कहा है कि एक blanket ban अगर डाल दिया है it will definitely destroy the 2 lakh jobs, it will shut down 400 companies and weaken India's position as a digital innovator। तो इंडिया को टैक्स रेवेन्यू में भी घाटा हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में भी घाटा हो रहा है, जॉब्स भी जा रही हैं, ठीक है, कंपनीज भी शट डाउन हो रही हैं, तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे डाउन साइड्स भी हैं। नेक्स्ट है फेडरलिज्म एंड एम्बिग्विटी।
इसका क्या आ रहा है मतलब, सम एक्सपर्ट्स दे बेसिकली से कि जो लॉ है इट ओवरलैप्स विद द स्टेट पावर्स, बिकॉज गेमिंग जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ जा सकता है कि गेमिंग जो है किस लिस्ट में आती है, तो गेमिंग के रूल्स जो है वो स्टेट बना सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो इट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है डेफिनेटली। And although the center claims that it has jurisdiction for cross-border games, states like Tamil Nadu, Andhra and Karnataka, they have their own laws. So the new act, it definitely prompts clashes between the center and the state rules. Another thing is the terms like online money game, it may illegally, okay, it may legally be ambiguous and it might lead to confusion, because critics ने बोला है कि ऑपरेटर्स को पता ही नहीं है कि गेम जो है ये लॉ को वायलेट कर रहा है, तो वो अवेयरनेस होने की भी तो जरूरत है ना, तो कंफ्यूजन होने के भी चांसेस हैं। फिर एक और जो क्रिटिसिज्म है वो इन्फोर्समेंट इशू है, क्योंकि बहुत सारे इलीगल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऑफशोर में हैं। सो द अथॉरिटीज से दैट मोस्ट ऑफ आर दे आर यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, जो कि इंडियन केवाईसी नॉर्म्स को इवेड करता है, मतलब उसके अंदर आता ही नहीं है। तो कैसे इनको रोकेंगे, अनलेस क्रिप्टो रेल्स आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, हमारा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी कोई जो है लॉ नहीं है, तो इन दैट केस कैसे उस चीज को टैकल करेंगे। ठीक है, यूजर्स में हर टू अनरजिस्टर्ड ऑपरेटर्स अब्रॉड, कि अभी खेलने नहीं दिया जा रहा है तो हमने पूरा ही ये अब्रॉड में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अब खेलेंगे। सो क्रिटिक्स नोट दैट एनफोर्सिंग केवाईसी एंड एज चेक्स विल रिक्वायर ऑफ कोर्स कलेक्टिंग यूजर डेटा, उसमें फिर अब डेटा प्रोटेक्शन कंसर्न्स भी आ जाती हैं कि यूजर का सारा डेटा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, तो हर एक चीज में एक इशू है। ठीक है, डबल एजेड स्वॉर्ड हो गया है ये। पॉलिसी इंस्टेबिलिटी, ठीक है, बिकॉज इज अ शिफ्ट फ्रॉम अ टैक्स एंड रेगुलेट अप्रोच, बिकॉज जीएसटी ऑन गेमिंग था, एंटी फ्रॉड रूल्स थे, वहां से पूरी ब्लैंकेट बैन में चला गया। टैक्स एंड रेगुलेट अप्रोच से ब्लैंकेट बैन, ये जो टर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप आपके मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हो। तो अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, हाउ टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया, in the first place we need to harmonize laws, very very important. These are the keywords that you use when you are writing your answers. Okay, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने बताया, tax and regulate approach, okay, to pure ban. Adopt a cooperative federal approach, harmonize laws मतलब, ठीक है, a model national framework होनी चाहिए जिसमें clearly defined होगी कौन सी स्किल है, कौन सी चांस है, ताकि कोई भी confusion ambiguity ना रहे, और states जो है वो भी अडाप्ट कर सके जो नेशनल लॉ है उसके साथ, without having any conflicts among each other. फिर strengthen SROs of course and tech tools, because जो self regulatory bodies हैं अगर उन्हें हमने empower किया for gaming and तो अच्छा होगा, and we need to make them mandatory as per the IT rules, because वो management जो है उसको काफी हद तक improve करेगा। ठीक है, then SROs can enforce of course limits on play time, जैसे कि हमने देखा है चाइना में भी और दूसरे कंट्रीज में भी हो रहा है बहुत ज्यादा। मैंडेटरी ब्रेक्स, प्ले टाइम जो है उसके ऊपर लिमिट लगा देना, बैन तो उन्होंने किया ही है। ठीक है, डिपॉजिट कैप्स एंड केवाईसी फॉर रियल मनी गेम्स। रेगुलेशंस जो है, रेगुलेटर्स वो जो टेक्नोलॉजी का यूज भी कर सकते हैं, एनालिटिक्स एआई का यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट इरेगुलर पैटर्न्स, और माइनर्स अगर गेम खेल रहे हैं तो इन दैट केस उसको भी जो है रोक सकते हैं। फिर इंस्टेड ऑफ अ टोटल बैन ऑफ कोर्स वी कैन फोकस ऑन हार्म रिडक्शन, की क्रेडिट जो है उसको बैन कर दिया। ठीक है, लोन जो लिया जाता है गेमिंग के लिए उसको बैन कर दिया। फंडिंग जो एडिक्शन है उसके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम्स जो है लगाए गए। लेकिन हम बता रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा वो बहुत ही लॉन्ग टर्म चीज हो जाती है, तब तक यूथ जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसके बहुत सारे अच्छे जो है इफेक्ट भी होंगे इस एक्ट के। मैंडेटरी एज गेटिंग कर सकते हैं वाया आधार एंड इंटरफेस वार्निंग्स दैट कैन प्रोटेक्ट द माइनर्स, एंड पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं यूजर्स को कि गैम्बलिंग के क्या रिस्क्स होते हैं। इसके अलावा पीएमएलए जो कि है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत ऑनलाइन गेमिंग को ला सकते हैं, केवाईसी नॉर्म्स को और भी स्ट्रिक्ट बना सकते हैं। अगर रियल मनी गेम जो है उसमें भी हम इस चीज का रूल बना सकते हैं कि वेरीफाइड आईडी हो। ठीक है, ट्रांजैक्शंस जो है वो सस्पिशियस ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर सिनर्जी फैटफ के साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इंटरनेशनली जो है देखती हैं, उसके जो गाइडलाइंस हैं उसके साथ एक सिंक में बिठा के जो है क्रिप्टो का जो फ्लो होता है गैम्बलिंग में इंडिया में, उसको भी हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इकोनॉमिक मेजर्स जो हैं फिर लीगलाइज करना पड़ेगा
कुछ कुछ स्किल गेम्स को अंडर लाइसेंस, ठीक है। दिस कैन इंक्रीज टैक्सेस, एट द सेम टाइम इट कैन रिड्यूस अंडरग्राउंड प्ले। और फिर हमें रेगुलेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ब्लैंकेट बैन कितना हद तक अच्छा है इस ये भी देखने की जरूरत है, बिकॉज स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर हाई रिस्क गेम्स, इट अलाउज रेगुलेटेड स्किल कॉन्टेस्ट अंडर लाइसेंस। तो अगर फैंटेसी स्पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, ठीक है, ये इसको लाइसेंस करवा दें विथ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, ठीक है। जैसे कि आरबीआई करता है कसिनोज के केस में, अगर कोई बाहर खेल रहा है तो इन दैट केस दिस अप्रोच एम्स टू कीप इनोवेशन अलाइव व्हाइल सेफगार्डिंग द यूजर्स एट द सेम टाइम, ठीक है। फाइनली वी कैन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। ओके, फॉर इंस्टेंस यूके जो है वो एनफोर्स करता है लाइसेंसिंग ऑडिट्स एंड पेनल्टीज, ठीक है। इसका गेम स्टॉप स्कीम जो है ये अनेबल करता है कि प्लेयर्स जो है वो सेल्फ एक्सक्लूड करे फ्रॉम द यूके रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स विद अ सिंगल रिक्वेस्ट। इंडिया ऐसी कुछ सिमिलर सेंट्रल रेगुलेटर जो है इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर सकता है, जहां की सेल्फ एक्सक्लूजन टूल्स हो मैंडेटरी टू एड्रेस एडिक्शन कंसर्न्स इफेक्टिवली। Then if we talk about Singapore's gambling authority, regulatory authority, वो क्या करता है, एक सेंट्रल मॉडल यूटिलाइज करता है जिसमें एज लिमिट्स को इन्फोर्स किया गया है, कैप्स कर दी गई हैं स्पेंडिंग के ऊपर कि आप सपोज 5,000 से ज्यादा इसके ऊपर स्पेंड ही नहीं कर सकते इस गेम में। सेल्फ एक्सक्लूजन का मैकेनिज्म भी है। तो ऐसा कुछ इंडिया कर सकता था रादर देन लाइक पुटिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन इट, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इलीगल चीजें बढ़ती है अगर ब्लैंकेट बैन किया जाए किसी चीज के ऊपर। पैरेलल एक जो है इंडस्ट्री तैयार हो जाती है, बिकॉज जो इस फील्ड में थे वो डेफिनेटली इसी से बहुत लोगों को मतलब लत भी है, और जो इंडस्ट्रीज हैं इससे रिलेटेड वो भी कोशिश करेंगे। तो पैरेलल इंडस्ट्री तैयार ना हो इसके लिए ऐसा कुछ मैकेनिज्म किया जा सकता था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फेडरल लॉ इट बैन्स हार्मफुल ऑनलाइन गेमिंग, हाउएवर स्टेट्स रेगुलेट लॉटरीज एंड स्पोर्ट्स बेटिंग। तो इंडिया ऐसा कुछ कर सकता था, एक लेयर्ड अप्रोच स्पेशली, जहां पे नेशनल लॉ भी रहे जो कि स्पेसिफिक गेम्स को रिस्ट्रिक्ट करे, लेकिन कुछ छोटे मोटे गेम्स को स्टेट्स मैनेज कर पाए, लोकल लाइसेंसेस दे पाए, इसका एक मैकेनिज्म रहे। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया सिट्स एट अ क्रॉस रोड्स ऑफ कोर्स, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत जो है पोटेंशियल है, इनोवेशन, जॉब्स, एंटरटेनमेंट, बट इसमें रिस्क्स भी है ऑफ एडिक्शन एंड फ्रॉड। और द न्यू लॉ ऑफ कोर्स टेक्स अ हार्डलाइन अप्रोच बिकॉज इट प्रायोरिटाइजेस ऑन सेफ्टी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय बैनिंग इट ऑल टुगेदर। इस मुद्दे में आपका क्या राय है, आप डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव कि ये बैन करना चाहिए था या नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल को लाया गया टू एड्रेस पॉलिटिकल करप्शन बाय रिमूविंग जेल्ड मिनिस्टर्स। ओके, because अभी under the current law there is no provision which automatically removes a minister who has been arrested. Article 75 जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं, 164 स्टेट मिनिस्टर्स और 239A है दिल्ली। तो इसमें हमने देखा है कि इसके ये जो है अपॉइंटमेंट और टेन्योर के बारे में लिखा गया है इन आर्टिकल्स में, बट दे रिक्वायर मिनिस्टर्स विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर्स देन द चीफ मिनिस्टर्स टू बी एमपीज और एमएलएज विद इन 6 months। और ये भी कहा गया है दैट दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, लेकिन कोई भी क्लॉज नहीं है अबाउट देयर अरेस्ट और डिटेंशन। ओके, सो इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर डिस्क्वालिफाइड ओनली आफ्टर कन्विक्शन, एंड सेक्शन 8 ऑफ द आरपीए, that is the representative of People's Act 1951, it bars MPs and MLAs who have been sentenced for 2+ years of imprisonment. तो until conviction क्या होता है, जो लॉ है वो रिस्पेक्ट करता है the presumption of innocence, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर कि जब तक ये कन्विक्ट नहीं हुए हैं मतलब ये जो है बिल्कुल इनोसेंट है। This basically left a vacuum when elected executives, वो कोई भी हो, they face lengthy custody without bail. फिर हमने रिसेंटली बहुत सारे केसेस देखे, जैसे कि केजरीवाल वाला केस देखा 2024 का, राइट, जिसमें हमने देखा कि द इशू सरफेस्ड व्हेन ही वाज अरेस्टेड एंड ही स्पेंट 5+ months इन ईडी कस्टडी बिकॉज ऑफ द लीकर पॉलिसी केस, वी ऑल नो अबाउट इट। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल तो ग्रांट किया, लेकिन ऑफिशियल ड्यूटीज जो है उससे बार कर दिया। उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया। फिर हमने देखा तमिलनाडु के मिनिस्टर सेंथिल बालाजी, ही वाज अरेस्टेड इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, ही वाज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू चूज फ्रीडम और ऑफिस, ठीक है। फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने भी रिजाइन किया था आफ्टर बेल। सो दीज केसेस दे बेसिकली एक्सपोज द लूप होल दैट अ लीडर कुड रन गवर्नमेंट फ्रॉम जेल अनलेस कन्विक्टेड।
ठीक है। इससे क्या होता है, ऑफ कोर्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ओके, करप्शन एंड क्राइम अमंग पॉलिटिशियंस, दे हैव बीन लॉन्ग like concerns, because according to the ADR report 2025, 45% of state legislators MLAs they face criminal charges, with 29% of them facing serious offenses जिसमें murder, rape, kidnapping आ जाते हैं, and 46% of the MPs they have pending cases जिसमें 43% जो है criminal cases हैं उसके अगेंस्ट। तो अभी तक तो कोई भी मतलब लॉ नहीं था, और ये ऐसा assumption होता था कि it is that particular minister is innocent until proven guilty, so that ministers जो है अंडर ट्रायल जो होते हैं वो अपने ऑफिस को रिटेन कर सके। लेकिन 130th बिल जो है it aims to change this permanently. Now, if we talk about the provisions of the bill, then the first one is the fact that the bill inserts new clauses into 3 articles. Okay, एक तो है Article 75 which deals with the appointment, tenure, etc. of the Council of Union Council of Ministers. इसमें ऐड किया गया है सेक्शन 5A। फिर है 164 आर्टिकल जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड है, इसमें क्लॉज 4A ऐड किया गया है, और आर्टिकल 239AA जिसमें दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, इसमें क्लॉज 5A ऐड किया गया है। तो ये सारे क्लॉज जो हैं ऐड किए गए हैं। ये क्लॉज जो हैं दे एम्पावर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर to remove ministers under defined conditions. Now, what is the mechanism for this? ठीक है, any prime minister, chief minister, a union or state minister who are arrested for a serious crime and it is defined as offences punishable by more than or equal to 5 years of jail and held in custody for 30 consecutive days will lose office. यानी अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी हुए, चीफ मिनिस्टर, कोई भी स्टेट के कोई भी मिनिस्टर हुए, वो यूनियन हो सकता है, यूनियन मिनिस्टर हो सकता है या फिर स्टेट मिनिस्टर भी हो सकता है, अगर उन्हें किसी सीरियस क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है जिसमें ऑफ कोर्स ये सारी आ जाती हैं कि मर्डर, रेप एटसेट्रा, तो इन दैट केस अगर उनका क्राइम ऐसा इस तरीके से डिफाइंड है जिसमें यूजुअली 5 साल से ज़्यादा तक की इम्प्रिजनमेंट जो है रूल है और पनिशेबल है वो ऑफेंस, और अगर उन्हें 30 कंसेक्यूटिव डेज तक उन्हें कस्टडी में लिया गया है बिकॉज ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, देन वो अपनी ऑफिस जो है ही विल लूज हिज ऑफिस और वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि by the 31st day, the Prime Minister for Union Ministers or Chief Minister for State Minister must advise removal. If not, the minister ceases to hold office automatically on that day. For example, if a minister under PMLA stays in pre-trial custody for say 30 days, then they'll be dismissed on day 31. अब removal की procedure क्या है? Union Ministers की अगर बात करें जिसमें PM भी आ जाते हैं, okay, तो इसमें क्या होगा कि the President will remove the minister on the PM's advice by day 31 of custody. For a detained prime minister, अगर prime minister खुद ही detain हो गए, then in that case he must resign by the 31st day or else his office automatically falls vacant. स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो इन दैट केस द गवर्नर रिमूव्स अ डिटेन्ड स्टेट मिनिस्टर ऑन द सीएम्स एडवाइस बाय डे 31 एंड द डिटेन्ड चीफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन बाय दैट टाइम और इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड ऑफिस। अगर चीफ मिनिस्टर खुद डिटेन हुए तो सेम रूल। इन दिल्ली द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस अंडर आर्टिकल 239AA। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट यहाँ पे कि प्रेसिडेंट जो है एक्ट करेंगे द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है उनके एडवाइस पे, ठीक है, नॉट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में। इंपॉर्टेंट है नोट करना यहाँ पे। इफ यू टॉक अबाउट द रीअपॉइंटमेंट, तो इस बिल में रीअपॉइंटमेंट की भी कुछ प्रोविजंस हैं विच अलाउज द रिमूव्ड मिनिस्टर टू रिटर्न आफ्टर रिलीज इफ द बेल इज सिक्योर्ड विद इन 30 डेज। तो उसमें तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा कि 30 दिन में बेल मिल गया है। अगर रिमूवल हो जाता है तो जब जो पर्सन जिन्हें जेल हुआ है, ठीक है, वो अगर मतलब कस्टडी से जब निकल जाते हैं तो इन दैट केस उनका फिर से रीअपॉइंटमेंट अलाउड है। तो रीअपॉइंटमेंट अलाउड है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है जब ये एक्ट बन जाएगा उसके बाद। ओके, गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन क्या रहा, क्या बोल रहा है गवर्नमेंट? द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द रीजंस ऑफ द बिल, इट बेसिकली एम्फसाइजेस व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड गुड गवर्नेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और गुड गवर्नेंस को अपहोल्ड करना है, बिकॉज मिनिस्टर्स जो हैं वो बियॉन्ड सस्पिशन होने चाहिए एंड उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा पोस्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट रहता है, ठीक है, विच इज रिपोज्ड बाय द पीपल। It basically aims to ensure that officials accused of grave crimes they cannot continue to wield power from jail. और अगर इक्वलिटी अप्लाई किया गया है सबको इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी लीडर्स, then of course it will lead to the
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की बात अगर हम करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी, ओके, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और बोथ दी हाउस जो हैं वो फिर बिल को भेजते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, फिर डिटेल स्क्रूटिनी होती है, फिर एग्जामिनेशन होता है उसके बाद, ठीक है। तो टू एक्सटेंड द यूनिफॉर्मिटी जो कि है रिफॉर्म्स में, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 सिस्टर बिल्स एज वेल, जिसमें आता है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल और एक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। सेम ही चीज है जो कि अप्लाई होगा फॉर द रिमूवल रूल्स टू लाइक यूटीज एंड देन GNK रिस्पेक्टिवली। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कंसर्न्स भी हैं। एक तो ये है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अगेंस्ट ये जाता है, क्योंकि क्रिटिक्स जो है वो बोल रहे हैं दैट दिस एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इट लास्ट मिनट, बाईपासिंग नॉर्मल जो नोटिस रूल्स हैं, ये काफ़ी अनडेमोक्रेटिक हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो है कुछ रूल्स वो तो है ही, ठीक है। तो उसके बाद उसको बाईपास करते हुए अगर लास्ट मिनट में अगर इस तरीके के प्रोविजंस को एक्ट बनाया जाए, देन इन दैट केस ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अगेंस्ट जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इश्यूज, बिकॉज क्रिटिक्स ये भी बोल रहे हैं कि दिस अंडरमाइंस द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस बाय रिमूविंग समवन बिफोर एनी कन्विक्शन। प्रूव ही नहीं हुआ कि इसने ये काम किया है कि नहीं किया है, और जो है ये जो फैक्ट है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये जो एस्पेक्ट है, इसको नजरअंदाज करते हुए किसी को रिमूव कर दिया जा रहा है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी ब्लर कर रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो इज एक्टिंग ऑन PM और CM's एडवाइस, इट बेसिकली पनिशेस सस्पेक्ट्स विदाउट एनी ट्रायल। तो वही तो हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट और गवर्नर कर पाएंगे तो वो तो एग्जीक्यूटिव हो गए। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेचर, ये जो है लाइन जो है वो ब्लर हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें लीगल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट विद द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, बिकॉज बिल ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर चीज जो ये क्लॉज है इसको मॉडिफाई किया है बाय क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक रिमूवल। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी लिमिटेशन हो जाता है ऑन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ठीक है, जो कि मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इट शिफ्ट्स पावर फ्रॉम अ पॉलिटिकल डिसीजन टू कंडीशन बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो अगर पुलिस ने बोला और फिर वो कन्विक्शन से पहले ही वो उसको जेल में डाल दिया गया है, कस्टडी में ले लिया गया है, तो इन दैट केस क्या होगा, पुलिस के पास ही ये सारे पावर्स चाह रहे हैं, तो पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो बेस्ड हो रहा है ऑन द एक्शन ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, राइट। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी इश्यूज हैं, बिकॉज एम्बिग्विटीज है। कौन सी क्राइम्स जो होगी वो क्वालिफाई होगी एज ए सीरियस ऑफेंस, 5 साल से ज़्यादा की है, बट कुछ फाइनेंशियल क्राइम्स जो हैं, जो पोक्सो के ऑफेंसेस हैं, उसमें 5 साल टर्म्स हैं। तो उसमें पोक्सो में ही कुछ कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो कि 5 साल तक की है। तो यहाँ से तो बोला है कि 5 साल से ज्यादा होने की जरूरत है, इक्वल टू, तो 5 साल के नीचे अगर है और वो पोक्सो एक्ट के अंदर आता है तो वो सीरियस क्राइम नहीं है कि अगर किसी चिल्ड्रन बच्चे के ऊपर अगर कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो, या फिर फाइनेंशियल क्राइम्स अगर ग्रेव नहीं है तो इन दैट केस। तो ये जो है डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर बेल प्रोसीजिंग्स भी वेरी करती हैं, बिकॉज PMLA जो कि है आपका मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत जो है बेल की जो प्रोविजंस है वो अलग हैं, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 49 जो है 45 PMLA का, ये बेल को डिनाई करता है, विच लीड्स टू लॉन्ग टर्म कस्टडी, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली रिमूवल हो जाएगा फिर किसी का, अगर PMLA के सेक्शन 45 जिसमें बेल डिनाइड है, ऐसे वाला कोई करप्शन चार्ज लगा दिया गया किसी मिनिस्टर के ऊपर, ठीक है, और फिर तो उसमें बेल अनवेलेबल है अगर, तो इन दैट केस वो ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाता है, वहाँ पे 30 डेज से ज़्यादा कस्टडी में रख लिया, तो इसका मिसयूज डेफिनेटली हो सकता है। पर हाँ, सीरियस क्राइम्स में, ऑफेंसेस में इसका हेल्प होगा, ठीक है। बट ये मिनिस्टर्स जो हैं, इफ दे आर डिटेन्ड साइमल्टेनियसली, एग्जाम्पल आफ्टर मेजर रेड्स, ठीक है, गवर्नमेंट्स कुड बी स्टेबलाइज्ड, ये भी एक इशू है, बिकॉज अगर बार बार इसी तरीके से मिनिस्टर्स को डिटेन किया एक के बाद एक, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी की जा सकती है। डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो भी नहीं रह रहा है, बिकॉज वोटर का जो चॉइस था कि ये चीफ मिनिस्टर बनेगा या ये मिनिस्टर बनेगा, MP बनेगा, तो उस चीज़ को तो इनडायरेक्टली आप टॉपल डाउन कर रहे हो, करके बोल रहे हो नहीं ऐसा हुआ है तो इसको हम हटा रहे हैं, और ऑटोमेटिक उसका रिमूवल हो जा रहा है, वो भी प्रूव होने से पहले कि हाँ इसने ये क्राइम किया है। तो ये सारे जो कंसर्न्स है रेज किए जा रहे हैं।
तो मिसयूज हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली अभी हम देख रहे हैं कि कितने जो है क्राइम केसेस चल रहे हैं, हम देख रहे हैं मर्डर करके, रेप करके फिर भी वो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और उसके बाद वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, विच इज़ डेट्रीमेंटल फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइक डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री. तो डेफिनेटली वी कैन से कि इट इज़ अ वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट अभी सिंस ये डिस्कशन में है तो डेफिनेटली कुछ और चीज़ें भी की जा सकती हैं, जैसे कि इस बिल को मतलब जब एक्ट में ये कन्वर्ट होगा उसके पहले इसको और भी अच्छे से करने के लिए कि बिल में जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उसको अच्छे से और भी डिफाइन करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो क्लैरिटी रहने की ज़रूरत है ताकि कोई लूप होल भी ना हो और ओवर रीच भी ना हो. जुडिशियल सेफगार्ड्स की भी ज़रूरत है. ठीक है, फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो रोल है उसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. तो ऑफकोर्स फॉर दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट देर इज़ एन ऑल्टरनेटिव. Okay, that could be to grant the governor or president a careful like discretionary power which can be exercised in the rarest of rare case. तो gravity of charges के ऊपर डिपेंड करके गवर्नर और प्रेसिडेंट को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि किन कौन से केसेस को आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान रहे हो और इस केस में ये एप्लीकेबल होगा. सबसे इंपॉर्टेंट तो ज़रूरी है अभी जो स्पेशली जो केसेस अभी चल रहे हैं हम देख रहे हैं वोट चोरी का, कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, क्योंकि वही रूट सोल्यूशन है, रूट कॉज के रूट सोल्यूशन ही देने होते हैं. ठीक है, तो अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है सबसे पहले तो उस कैंडिडेट को एंट्री मत करने दो. ठीक है, थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एटसेट्रा ये सब करने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकले. कोई गुंडा है, किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, फिर उसको क्लीन चिट दे दिया, ठीक है, पावर का यूज़ करके, फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी आ रहा है. वी हैव टू स्टॉप दिस इन द फर्स्ट प्लेस. फिर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज पार्टीज नीड टू स्क्रीन कैंडिडेट्स मोर स्ट्रिक्टली. ठीक है, और पार्टीज को ही जो है स्टेप लेना पड़ेगा और डिसफेवर करना पड़ेगा उन मिनिस्टर्स को या फिर उन कैंडिडेट्स को हु आर लाइक अंडर सीरियस इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी मेजर्स लेने की ज़रूरत है. पार्लियामेंट्री एथिक्स कमिटीज़ जो हैं उन्हें और भी पावर दिया जा सकता है कि वो मिनिस्टर्स के कंडक्ट को सुपरवाइज करें एंड दे कैन रेकमेंड एक्शन इन केस ऑफ एग्रीगियस केसेस. बाई पार्टीजन डायलॉग होने की ज़रूरत है, क्योंकि फेडरल कंसर्न्स तो हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के ऊपर जो है इस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है गवर्नर जो है वो तो एजेंट ही होते हैं यूनियन गवर्नमेंट की, है ना. फिर अगर कोई केस में फंसा दिया और उसके बाद, तो इसीलिए फेडरल कंसर्न्स भी हैं. तो इम्पोर्टेंट है इसीलिए कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं वो बिल को स्टडी करे अच्छे से, स्टेट्स की व्यूज़ ले. ठीक है, इसमें कुछ रिव्यू करे क्लॉजेस को, अच्छे से पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव रिफॉर्म्स भी लाए, क्योंकि प्री ट्रायल डिटेंशन जो है वो लेंदी होता है इंडिया में, वी ऑल नो अबाउट इट. और इसका बहुत ही मतलब बैड इम्प्लीकेशन होता है फॉर ऑल द पीपल. सो दिस नीड्स अ ब्रॉडर क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स ऑफ कोर्स. और इसे ना मलिमट कमेटी ने रेकमेंड भी किया था कि वी नीड क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स. ओके, ताकि ट्रायल जो वो स्पीडी हो. ट्रायल में ही सालों साल गुजर जाते हैं. So if trials are completed in a time-bound manner, then the need for such a bill would be diminished definitely. But हाँ, हम कह सकते हैं कि the amendment bill it aims for a cleaner and more ethical leadership. It has wide appeal, but its design must guard against collateral damage so that the rule of law and federal balance is of course maintained. और इसके इसीलिए क्लोज पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी की भी ज़रूरत है, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल हो तो, और रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें फास्टर ट्रायल्स होने की ज़रूरत है, एंटी करप्शन इन्फोर्समेंट को और भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि अमेंडमेंट तो हो लेकिन वो इफेक्टिव भी हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन और वो फेयर भी हो. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जुडिशरी. रिसेंटली केरला हाई कोर्ट जो है ये इंडिया का पहला ऐसा कोर्ट बना है जिसने एआई रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी है, एआई की यूसेज से रिलेटेड. ओके, बेसिकली कहा है कि एआई के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है इन नॉन जुडिशियल टास्क्स. ठीक है, ताकि ह्यूमन ओवरसाइट रहे. रीज़न क्या है, कोई पोटेंशियल बायस ना हो या कुछ और रिस्क्स ना हो, एफिशिएंसी जो बनी रहे. ठीक है, तो इन द फर्स्ट प्लेस वी ऑल नो व्हाट इज एआई. It is a technology that enables computers to mimic human learning, reasoning and problem solving, right? तो AI का यूसेज पूरा वर्ल्ड वाइड बढ़ गया है, we all know about it, because 73% of the organizations globally they are using AI in core functions according to the Tech Nation report. और अगर हम जुडिशरी की बात करें तो यूनेस्को के रिपोर्ट
के अनुसार जो 2024 में निकला था, अराउंड 44% ऑफ जुडिशियल प्रोफेशनल्स अक्रॉस 96 कंट्रीज दे ऑलरेडी यूज AI टूल्स इन वर्क रिलेटेड टास्क्स, एंड दिस इंडिकेट्स कि इसका कितना ज़्यादा पोटेंशियल है. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम क्यों इसका यूज़ करें इंडियन जुडिशरी में AI का यूज़. सबसे पहला है केस बैकलॉग. वी ऑल नो कि सुप्रीम कोर्ट में 82,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है. ठीक है, हाई कोर्ट्स जो हैं वहाँ पे 62 लाख केसेस से भी ज़्यादा पेंडिंग है, एंड अबाउट 5 करोड़ केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है. ठीक है, ये द हिंदू में ही आया था रिपोर्ट. सो ऑफ कोर्स डिलेज एंड अजर्नमेंट्स दीज अंडरमाइन द एक्सेस टू जस्टिस. AI जो है ऑटोमेट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को, जिसमें स्केड्यूलिंग होती है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है, और पूरे केस की जो डिस्पोजल प्रोसेस है उसको और भी फास्टर बना सकती है. फिर है एफिशिएंसी, डेफिनेटली, क्योंकि AI जो है वो लीगल रिसर्च बहुत जल्दी कर सकता है. ठीक है, प्रेसिडेंट्स को सर्च करना कि इसके पहले कोई इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड कुछ आया था या नहीं. ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स को समराइज करना, केस मैनेजमेंट, ये सब में बहुत हेल्प होगा. फिर एक्सेस एंड इंक्लूसिविटी. ठीक है, लैंग्वेज बैरियर जो है वो एक बहुत मेजर इशू है. ठीक है, स्पेशली हाई कोर्ट्स में हम देखते हैं कि सिटीजन्स का जो एक्सेस है टू जस्टिस वो अफेक्टेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज. तो AI ट्रांसलेशन टूल्स हैं जैसे कि सुवास सॉफ्टवेयर, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. इट कैन जनरेट जजमेंट्स एंड लीगल मटेरियल्स इनटू रीजनल लैंग्वेजेस. Then virtual hearings, they are powered by video conferencing and AI transcription. So these things have democratized access. Now lawyers can present cases remotely ताकि उनका travel time भी बचे, expense भी बचे. Equity and outreach, because hybrid जो कोर्ट सिस्टम्स है जिसमें लाइव प्लस वर्चुअल दोनों कॉम्बिनेशन का प्रोविजन है, उसके साथ AI भी है जिसमें ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन होते हैं. इसमें क्या हो सकता है कि जस्टिस जो है डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशंस को और भी जल्दी प्राप्त होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेस टू जस्टिस. ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, इन सब में क्या आता है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल. तो टेक्नोलॉजी अगर इसको इंश्योर कर सकता है तो डेफिनेटली इसका यूज करना चाहिए, राइट. बट हम ये भी देख रहे हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, कि देर इज नो AI स्पेसिफिक लॉ येट, क्योंकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये जो है गवर्न करेगा ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा को. ठीक है, जो कि रेलेवेंट हो जाता है फॉर AI यूज इन केस ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड्स. बट फिर भी ज़रूरत है और भी एक्सप्लिसिटली चीज़ों को करने की. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस लॉ requires that all judicial orders are signed and justified by the judges. इसका मतलब AI जो है it cannot formally decide a case. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इंडिया नीड्स ऑफ कोर्स क्लियर गाइडलाइंस और रूल्स. ठीक है, जो कि जैसे कि है ऑन वेदर मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ AI यूज इन फाइलिंग्स एट्सेट्रा, बिकॉज जुडिशरी अभी काफ़ी हद तक रिलाई कर रहा है ऑन इंटरनल रूल्स टू गवर्न AI इन कोर्ट रूम्स. इसमें बहुत सारे ना इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं अभी इंडियन कोर्ट्स में AI रिलेटेड. ठीक है, ई कोर्ट्स फेज 3 में हमने देखा, जो कि है नेशनल ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट. इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, AI को कोर्ट सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, 7,000 करोड़ से ज़्यादा एलोकेट भी किया, और इसमें 53 करोड़ तो स्पेसिफिकली AI और ब्लॉकचेन इनोवेशन के लिए एलोकेट किया है. तो इसमें AI असिस्टेड केस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें आएंगी, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑप्टिकल OCR रिकग्निशन, मतलब कुछ जो है हैंड रिटन है या फिर PDF फाइल में है या कुछ, फिर उसको जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है OCR. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें NLP. तो ये सारी चीज़ें जो है ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से और भी एनेबल करेगा और मैनुअल एरर्स को जो है रिड्यूस करेगा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में. सुप्रीम कोर्ट में तो हमने देखा AI का यूज़ हो ही रहा है, क्योंकि 2021 में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की AI कमेटी ने लॉन्च किया सुपेस. ठीक है, which stands for Supreme Court Portal for Assistance in Court Efficiency. It will basically help judges in analyzing case files using AI. तो सुपेस में क्या होता है, मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है to organize and process data. It basically helps judges and legal researchers with tasks like legal research, फैक्ट एक्सट्रैक्शन एंड ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स. फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी चीज़ लाया जिसको कहते हैं सुवास, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर. दिस वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2019.
Okay, it uses AI to translate judgments into multiple languages. So of course it makes rulings accessible to non-English readers as well. अगर हम देखें मार्च 2025 तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और बहुत सारे अराउंड 47,500 जजमेंट्स जो हैं इन्हें दूसरे जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं उसमें भी अपलोड कन्वर्ट किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है और फिर इन्हें जो है अपलोड भी किया गया है पब्लिक डोमेन में. और फिर हम देखते हैं ऑफिशियल मल्टीलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन इसे लॉन्च किया गया था इन 2019 डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. तो यूपीएससी मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एआई का यूज अभी हर कोई भी एंगल उठा दिया जुडिशरी, क्योंकि ये न्यूज़ में था तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. इनफैक्ट हाई कोर्ट्स में भी इसका यूज हो रहा है. मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि एआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन असिस्टिंग एंड समराइजिंग वॉल्यूमनस डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, टैगिंग, सिमिलर केसेस की लिस्टिंग, इन सब चीज़ों में. कर्नाटका, दिल्ली और दूसरे हाई कोर्ट्स में भी ने भी एनकरेज किया है कि जजेस को सुपेस का यूज करना चाहिए. इनफैक्ट केरला हाई कोर्ट ने एआई यूसेज पॉलिसी को इशू किया है फॉर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. तो ये इंडिया का फर्स्ट कॉन्क्रीट मतलब कोड गाइडलाइन है ऑन एआई. तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है. रिसेंटली भी अभी हम देख रहे हैं कि एआई गाइडलाइंस जो केरला हाई कोर्ट ने किया है इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं. तो करंट एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें और भी टूल्स हैं जैसे कि एमिकस टूल एक है, केस माइंड, तो ये सब एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो. बट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स भी हैं इन यूजिंग एआई इन जुडिशरी. ठीक है, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि एक मतलब ओपेक ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम जैसा है विच माइट लीड टू डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स. ओके, इनइक्वालिटी को और भी एम्पलीफाई कर सकता है इफ इट इज अनचेक्ड, बिकॉज वी हैव सीन एआई का बायस किस तरीके से है. हमने देखा है इंटरनेशनल केस स्टडीज में कि जो ब्लैक्स हैं या विमेन के अगेंस्ट जो हैं बायस्ड एआई जो है, क्योंकि उसमें जो फीड किया गया है वही जो है इवॉल्व करता जा रहा है. उसकी इमोशनल तो नहीं है लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ रही है, इवॉल्व कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाउंडेशन. और फाउंडेशन नींव किसने रखा था? इंसान नहीं रखा था, तो उसके बायसेस तो उसमें ऑलरेडी चले गए, राइट. और जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है तो उसमें भी वो इश्यूज हो सकते हैं. तो ऑफकोर्स डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स हो सकते हैं ह्यूमन जजमेंट का. इसीलिए कोई मतलब ऑल्टरनेटिव बिल्कुल बिल्कुल फुल ऑल्टरनेटिव तो है ही नहीं. फिर इनएक्यूरेसी भी हमने देखा है इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने नोट किया कि एआई टूल ने गलत मतलब लीव ग्रांटेड जो है इसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में एज हॉलीडे अप्रूव्ड. तो उस जुडिशियल फील्ड से ना करके कुछ और उसका इंटरप्रिटेशन निकाल लिया. यूके में केसेस में देखे गए कि एआई ट्रांसक्रिप्शन टूल ने रिपीटेडली ट्रांसक्राइब किया है नोइल को एज नो. ठीक है, फिर एरर्स, हेल्यूसिनेशंस भी हम देख रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीआई बीआर गवई ने रिसेंटली बहुत बार बताया है कोर्ट रूम में बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी हुआ है. ठीक है, एक तो फेक केसेस रेफरेंसेस. एआई में आप जाके सब कुछ लिखोगे और सोचोगे. यूपीएससी अगर में भी ये इशू हो रहा है कि बहुत लोग जो स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ कर रहे हैं और पूरा डिपेंडेंट हो रहे हैं. तो वहाँ पे जो डेटा जनरेट होता है एआई में या फिर जो केस स्टडीज होती हैं वो कुछ अपने ही मन से बनाई हुई होती हैं, वो जो भी अभी टूल्स हैं ये जेमिनाई, चैट जीपीटी एटसेट्रा. तो इसीलिए मतलब ये इशू अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. ठीक है, क्योंकि जेनरेटिव एआई जो है जैसे चैट जीपीटी ये इन्फॉर्मेशन को फैब्रिकेट करता है. तो जस्टिस गवई ने ये कहा है, हाईलाइट किया है कि एआई बेस्ड रिसर्च टूल्स में ये फेक केस रेफरेंस भी दे रहे हैं अभी. He explicitly said that AI lacks the ability to verify sources with human level sensitivity. Okay, and as a result this led to situations where lawyers and researchers they trusted AI generated information and they have unknowingly cited non-existent cases जिसका कोई बेस ही नहीं है. And they have this has led to what? Misleading of legal precedents. This has resulted in professional embarrassment because such errors they can confuse the courts or damage cases. So judiciary must be vigilant. Every AI output needs to be validated by human being. Proofreading जिसकी बात हो रही है. ठीक है, तो ह्यूमन एलिमेंट एथिक्स का इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स कोर्ट जुडिशियल फंक्शन डिमांड्स ह्यूमन एम्पथी, मॉरल जजमेंट एटसेट्रा. ठीक है, प्रिवेसी और सिक्योरिटी डेफिनेटली बिकॉज कोर्ट रिकॉर्ड, पर्सनल डेटा एटसेट्रा इसका मिसहैंडल भी हो सकता है, साइबर रिस्क भी हो सकता है इन सब चीज़ों का. इनइक्वालिटी एक्सेस ऑफ कोर्स बिल्कुल, क्योंकि एआई जो है वो सिर्फ जो वेल रिसोर्स्ड है उन्हें हेल्प करता है, लेकिन जो पुअर हैं वो उन्हें वो लीगल हेल्प नहीं मिलेगा उतने फास्ट, राइट. तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो ये है कि
बिल्ड जुडिशियल कैपेसिटी डेफिनेटली, बिकॉज लॉयर्स, जजेस, कोर्ट स्टाफ, इनको ट्रेन करने की ज़रूरत है ऑन AI लिटरेसी, इंटीग्रेट AI मॉड्यूल्स इन जुडिशियल एकेडमिक्स एंड ऑल्सो इन प्रोग्राम्स, क्लियर गाइडलाइंस सेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि केरला का जो ये मॉडल है ऑन AI यूसेज पॉलिसी, इसको और भी एक्सपैंड करो, डिफाइन करो पर्मिसिबल पर्पसेस क्या है, ह्यूमन ओवरसाइट को मैंडेट बनाओ, ठीक है, AI टूल के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात करो। यूरोपियन कमीशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ जस्टिस, CEPA, सेपिच एथिकल कैरेक्टर 2018 में आया था। ये क्या करता है, जुडिशियल AI को क्लासीफाई करता है हाई रिस्क, okay, and it says that it requires strict governance, so adopting similar standards will help India also to guard against misuse while reaping the benefits of AI, right? फिर हम कह सकते हैं कि फेस्ड और सुपरवाइज्ड अडॉप्शन की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि AI जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है, तो लो रिस्क टास्क्स में जैसे लीगल रिसर्च हो गई या फिर ट्रांसलेट करना हो गया, इसमें करो, लेकिन उसके बाद प्रूफ रीडिंग करो। और ह्यूमन रिव्यू की ज़रूरत है डेफिनेटली, जजेस के द्वारा अप्रूव करने की ज़रूरत है AI रिसर्च जनरेटेड फाइंडिंग्स की। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में लाओ, ठीक है, क्योंकि जस्टिस गवे ने कहा है कि काउंसिल ऑफ यूरोप का जो काम है ऑन AI ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ फ्रेमवर्क, वो काफ़ी अच्छा है। और यूनेस्को ने भी बोला है कि एथिक्स फोकस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो इन सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ और भी अच्छे से टाई अप करके एंगेज होके इंडिया को अलाइन करने की ज़रूरत है अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनके साथ, ठीक है। फिर इंक्लूसिविटी एंड पब्लिक एंगेजमेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज वी नीड टू इन्वेस्ट इन एक्सटेंडिंग ई-कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल स्टेट्स एंड सिमिलर कोर्ट्स, ठीक है। और ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो ऑफिशियल AI पोर्टल्स हैं वो पब्लिक अपडेट्स देती हैं कि नहीं ऑन AI यूज इन कोर्ट्स। और इंडिया क्या सीख सकती है फ्रॉम अदर कंट्रीज, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल बॉडीज, यूनेस्को एंड EU एज मेंशन्ड अर्लियर। यूनेस्को से भी ज़रूरत है सीखने की, यूरोपियन यूनियन से भी सीखने की ज़रूरत है, एंड इंडिया शुड लेवरेज दीज फ्रेमवर्क्स, फॉर एग्जांपल बाय पार्टिसिपेटिंग इन यूनेस्कोस जुडिशियल AI कोर्सेज, ताकि इनोवेशन के साथ इंटेग्रिटी को बैलेंस कर सके। जर्मनी और USA की बात अगर हम करें तो इन्होंने काफ़ी इनको बैकलैश हुआ है ओवर बायस्ड रिस्क असेसमेंट टूल्स, जैसे कॉम्पस में हमने देखा है। तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ओके। सो स्टेप बाय स्टेप अडॉप्शन की भी ज़रूरत है कि माइंडलेसली और ब्लाइंडली पूरी तरीके से अगर हमने अडॉप्ट किया तो इन दैट केस उसके रेपरकशंस बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, स्पेशली इन केसेस इन दीज फील्ड्स लाइक जुडिशरी, राइट। तो यहीं पे जो है ये टॉपिक खत्म होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया। रिसेंटली वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। नाउ व्हाट इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग? ऑफ कोर्स इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स विथ प्रैक्टिकल जॉब स्पेसिफिक स्किल्स, that is the keyword, job specific skills for direct workforce entry, okay। तो इन डिमांड स्किल्स अगर किसी को प्रोवाइड किया जाए तो उसे कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, एंड इट बूस्ट्स एम्प्लॉयबिलिटी एंड इट लीड्स टू हायर अर्निंग पोटेंशियल। तो अगर हम इंडिया में एवोल्यूशन की बात करें वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो ऑफकोर्स 1950 से ही अर्ली फाउंडेशंस, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस स्किल्स वर मोस्टली लाइक इनफॉर्मल, राइट। तो क्राफ्ट्स के रूप में था एटसेट्रा, पर कोई फॉर्मल पब्लिक ट्रेनिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। 1950s में फिर आया क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम 1950, वेरी इंपॉर्टेंट, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम 1950, और उसके बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आए, ITIs वर सेटअप। फिर 1956 में आता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, इस एक्ट ने लीगली मैंडेट किया अप्रेंटिसशिप को अंडर द इंडस्ट्री। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट आता है इन द ईयर 2009, एंड इट वाज इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्किल पॉलिसी। कितना लेट। फिर 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेटअप होता है, इट वाज क्रिएटेड टू कोऑर्डिनेट स्कीम्स। फिर स्किल इंडिया मिशन 2015 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2016 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो अराउंड 14,615 ITIs जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये हैं अक्रॉस द कंट्री। 3,316 गवर्नमेंट ITIs हैं और इसमें 11,000 से थोड़ा ज़्यादा प्राइवेट ITIs हैं, ठीक है। 63.5% ऑफ द ITI ग्रेजुएट्स दे फाइंड जॉब्स आफ्टर पासिंग आउट, दैट इज द करंट स्टेटस। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्किल गैप है, बिकॉज ओनली 2.2% ऑफ इंडियंस हु आर एज्ड बिटवीन 15 to 55 दे हैव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, विच इज़ फार बिलो दैन कंट्रीज लाइक जर्मनी, जिनके 50% ऑफ यूथ के पास वोकेशनल ट्रेनिंग है।
2014 के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने बहुत सारे लोगों को एम्पावर किया है, अराउंड 6 करोड़ इंडियंस थ्रू इट्स वेरियस इनिशिएटिव्स, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेजर फ्रेमवर्क ऑफ फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, ऑफ कोर्स डीपीएसपी में सबसे पहले तो, because under Article 41 it directs the state to provide the right to work and education. Article 46 की बात करें तो it urges promotion of education among weaker sections like SC, ST, etc. तो ये of course state action को support करते हैं on vocational skills. एजुकेशन लॉ की बात करें तो एजुकेशन फॉल्स इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोथ सेंटर एंड स्टेट के पास जो है पावर्स है टू लेजिस्लेट और एक्सपैंड ऑन वोकेशनल कोर्सेज। स्किल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, NSQF, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है डिफाइन करता है ब्रॉडली बेसिकली कि क्या होगा 8 लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ओके, फ्रॉम स्कूल टू प्रोफेशनल। तो इनमें कौन कौन से आएंगे? इट अलाइंस वोकेशनल कोर्सेज विद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो 8 लेवल होते हैं और क्या होगा, ये 8 लेवल में कॉम्पिटेंसीज की जो डेफिनेशन है वो उसे डिफाइन करता है NSQF, और ये स्कूल लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक जाता है। देन कम्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 14, ओके, इक्वलिटी जो है इट एक्सटेंड्स टू फेयर पे एंड वर्क, और इसे रीइटरेट किया गया था इन रणधीर सिंह केस in 1982 में, राइट टू इक्वल रेम्यूनरेशन। इंटरनेशनल बेंचमार्क्स की बात करें तो इंडिया का जो NSQF 8 लेवल है इट इज़ ब्रॉडली इन लाइन विद द फ्रेमवर्क्स लाइक यूरोप्स, लेकिन इंडिया का जो वोकेशनल कवरेज है इट इज़ वेरी लेस अगेन, so this basically highlights need for stronger policy. Now what are the steps that have been taken by the government in this regard? So firstly, Skill India mission, of course we all know about it. So it provides skill, reskill, upskill training through a network of skill development centers, ठीक है। इसमें न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, इनोवेशन प्रमोट करने के लिए और स्किल गैप को ब्रिज करने के लिए जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर एंड विकसित, ओके। देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आ गया आपका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में शॉर्ट टर्म स्किल दी जाती है, रीस्किलिंग की जाती है, और फिर जन शिक्षण संस्था, ये भी है, वोकेशनल स्किल्स दी जाती हैं नॉन लिटरेट्स को, न्यू लिटरेट्स को एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स को, जिन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की उसके बाद ड्रॉप आउट है, फॉर पीपल ऑफ एज बिटवीन 15 to 45। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो है NAPS, इसमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, स्टाइपेंड्स दी जाती हैं, ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना, इसमें डिफरेंट ट्रेड्स, 18 टोटल ट्रेड्स में आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड ID दी जाती है, स्किल अपग्रेडेशन, उनकी टूल किट, इंसेंटिव और क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि जो है उन्हें हेल्प हो। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की। ये बेसिकली रूरल जो यूथ है इन्हें करियर एस्पिरेशंस प्रोवाइड करता है। अभी 65% ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन प्लेस्ड इन एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस, ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बट अ लॉट ऑफ challenges are still persisting in India's vocational training system, okay। तो पहला है स्किल मिसमैच, आउटडेटेड करिकुलम। तो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे में कि 8.25% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड इन रोल्स मैचिंग देयर क्वालिफिकेशन, ओनली 8.25। 50% से ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयड है बिकॉज एंड दे आर इन लो स्किल्स जॉब। तो जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए पेन ऑन पेपर में ही है, फेलियर है टू कीप पेस विद इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, लो एम्प्लॉयबिलिटी, क्वालिटी कंसर्न्स है, ठीक है। सर्टिफाइड जो यूथ्स हैं उन्हें काम ही ठीक से नहीं करना आता, यानी ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हुई है। स्किल्स इंडिया जो रिपोर्ट है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025, उसके अनुसार 54.8% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयबल, ओनली 54। बाकी सोशल स्टिग्मा, क्योंकि सेकेंड बेस्ट एकेडमिक्स ये बोला जाता है वोकेशनल कोर्सेज को, तो फैमिलीज और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सब चीज़ों को जो है प्रेफर करते हैं रादर देन ITI और पॉलिटेक्निक। तो स्टिग्मा जो है ये भी एक रीज़न है बिहाइंड द लो एनरोलमेंट रेशियो। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स, क्योंकि मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, उसके लिए फंड होती है तो वो भी पैसा खा लिया जाता है। टेक्नोलॉजी जो है अच्छे से प्रोवाइड करने की ज़रूरत, इंडस्ट्री रेलेवेंट, उसमें अपग्रेडेशन नहीं है, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज नहीं है, एम्प्लॉयर एंगेजमेंट की नहीं है, बिकॉज अगर इंडस्ट्रीज़ के साथ डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ
जो है अच्छे से कनेक्शन ना बैठे तो इन दैट केस वो डिस्कनेक्ट बना रहेगा। ठीक है, कि एम्प्लॉयर्स जो है उनका क्या नीड है, एम्प्लॉयज़ जो है उनका क्या नीड है, तो ये इंडस्ट्री जो लिंकेज है वो एब्सेंट है। राइट, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर्स ऑल्सो, क्योंकि हमने देखा है कि डिफरेंट जो ITIs हैं वहाँ पे जो सिटिंग कैपेसिटी है वो मोर देन 35 lakhs है, लेकिन बताया है 15% ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स है फॉर्मल इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, बाकी के पास तो क्या पढ़ाएंगे उसका भी स्किल नहीं है। रूरल डिस्कनेक्ट, डेफिनेटली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है। तो इसके बारे में आप बात कर सकते हो कि रूरल एरियाज में जो है इन वोकेशनल प्रोग्राम्स का एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, फ्रैगमेंटेड एंड अनकोऑर्डिनेटेड इकोसिस्टम, ये सारी इश्यूज भी हैं, और इनएडिक्वेट फंडिंग भी तो है ही। ठीक है, तो ये सारी इश्यूज को आप हाईलाइट कर सकते हो। डिजिटल डिवाइड का इशू है, इंसफिशिएंट इंटरनेट एक्सेस, लो डिजिटल लिटरेसी, ये सारी इश्यूज हैं। इश्यूज तो बहुत सारी हैं। देन यू कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द रिफॉर्म्स अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि जिसका टारगेट था कि 2025 तक 50% टारगेट, ओके, बाय 2025 एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड कॉलेज दे शुड हैव एक्सपोज टू वोकेशनल एजुकेशन। कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अर्ली इंटीग्रेशन होना चाहिए कि क्लास 6 के बाद से ही स्कूल में जिन्हें इंटरेस्ट है उन्हें वोकेशनल ये सब जो क्राफ्ट्स और वोकेशनल जो स्किल्स हैं इसमें एक्सपोजर अर्ली टाइम से दिया जाएगा, ताकि इंटरेस्ट अगर ज़्यादा हो तो लेटर वो मिडिल और सेकेंडरी स्कूल में इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। राइट, नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो है इसके बनाने की बात हुई थी कि ये कोऑर्डिनेट करेगा एक्रेडिशन और करेगा और फिर वोकेशनल प्रोग्राम्स को डिफरेंट सेक्टर्स के साथ जो है इसको इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी ऑन पेन एंड पेपर ही है, जो अभी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रही है। तो वे फॉरवर्ड तो यही है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, जो भी करिकुला है उसका इंडस्ट्री डिमांड के साथ अलाइन करें, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे अभी भी कि बाबर ने क्या किया और फिर जो है छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा स्किल बेस्ड जो है करिकुला डेवलप करे और जो इंडस्ट्री डिमांड्स के साथ जाता हो। ठीक है, कमेंसुरेटली स्किल अप करने की ज़रूरत है इंडस्ट्री एंगेजमेंट को। फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ कोर्स की स्पेंडिंग हुए जा रही है, लेकिन फिर उसके साथ इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस भी की तो ज़रूरत है ना, कि अगर हम जो है इन डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर उसका आउटकम कुछ नहीं दिख रहा है, पुअर ट्रेनिंग, फिर उसके बाद जो ट्रेन होकर निकल रहे हैं उनके पास भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि स्किल जो है वो अच्छे से वो नहीं उसको अचीव कर पाए हैं। तो इन दैट केस तो वो फाइनेंशियल वायबल ही नहीं रहा है एंटायर प्रोग्राम। राइट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत है वोकेशनल प्रोग्राम्स के साथ। अभी AI, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब चीज़ों का ज़माना है, तो इन्हें भी इंटीग्रेट करें करिकुलम में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इंडिया को दूसरे कंट्री से भी सीखने की ज़रूरत है, जर्मनी से फॉर इंस्टेंस, सिंगापुर से, सबसे इम्पोर्टेंट तो चाइना से, वी ऑल नो अबाउट इट। सो इन कंक्लूजन, इंडियाज demographic demand, it can be realized only if the youth gain relevant skills, and of course with coordinated government action and industry backing, India can transform its vocational ecosystem into a backbone of its workforce, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी हम फिर उसमें एक लीडर बन सकते हैं। So we need to turn this skill gap into a skilled surplus for inclusive growth. Moving to the next topic, India's S&P rating upgrade. रिसेंटली S&P ग्लोबल ने इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है, लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को, फ्रॉम BBB- टू BBB ग्रेड। ठीक है, ये एक स्टेबल आउटलुक है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल डिसिप्लिन एंड साउंड मॉनेटरी पॉलिसी। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे जो बोरोइंग कॉस्ट्स होंगे वो लोअर होंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जानेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। बेसिकली ये एक ऐसा रेटिंग सिस्टम है जिसमें असेसमेंट किया जाता है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ अ कंट्रीज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए देखा जाता है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली फिर जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एटसेट्रा। तो कंट्री की क्या एबिलिटी है और क्या विलिंगनेस है टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। अब डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे कि आ जाता है S&P ग्लोबल रेटिंग्स, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेम, फिर है फिच। तो व्हाट दे डू, दे बेसिकली इवेल्युएट सेवरल फैक्टर्स, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है,
जो कंट्री का फिस्कल पॉलिसी है ये कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस कंट्री में है या नहीं, या एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो है रेटिंग को फाइनलाइज करती है। क्या है इन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले न्यूज पे आते हैं कि रिसेंटली S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया की जो लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है फ्रॉम BBB माइनस टू BBB। ठीक है, तो लास्ट टाइम इसका अपग्रेड जो हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 2007। अब देखो यहाँ पे जो ग्रेड होते हैं ना ये डिफरेंट लेवल्स के होते हैं, जैसे कि आपका होता है AAA, ये मूडीज के टाइम पे हो जाता है AAA, और S&P इस तरीके से करती है। ठीक है, और फिच भी करता है फिच भी करता है एस AAA इस तरीके से। ठीक है, तो अगर AAA है इसका मतलब है इसका आपका हाई ग्रेड। ठीक है, और ये बेसिकली प्राइम में आता है, मतलब बिल्कुल टॉप ग्रेड। ठीक है, फिर है AA प्लस। ठीक है, इस केस में इसका है मूडीज करती है AA1, इसमें भी AA प्लस, ये होता है हाई ग्रेड। अब ये चलता जाता है AA प्लस, इसके बाद आता है AA, फिर होता है AA माइनस एटसेट्रा। ठीक है, तो AA माइनस फिर है A प्लस, A प्लस से शुरू हो जाता है अपर मीडियम ग्रेड। A प्लस यहाँ पे A1, ये भी लोग करते हैं एस A प्लस, यहाँ हो जाता है अपर मीडियम ग्रेड। राइट, फिर आता है A माइनस, इनमें आता है A3, और इनमें आता है A माइनस। यहां तक होता है ये वाला अपर मीडियम ग्रेड। BBB से शुरू हो जाता है लोअर मीडियम ग्रेड, तो इसमें आता है पहले BBB प्लस, फिर आता है BBB। ठीक है, हम इस कैटेगरी में है अभी। फिर आता है आपका BB माइनस, फिर आता है BB प्लस। ठीक है, फिर आता है BB, इस तरीके से होता है, और फिर नीचे 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 जाता रहता है। लास्ट में आता है CCC, यानी हाँ हम लोग ये BBB प्लस भी नहीं है और BBB माइनस भी नहीं है, उसके बीच वाला BBB कैटेगरी में है जो कि है लोअर मीडियम ग्रेड। तो इतने साल बाद S&P ने अभी हमें अपग्रेड किया, इसके क्या रीजंस हैं। फर्स्ट इज स्टेडी फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, सो इंडिया फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का कितना जो है इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है, इसके गैप को ही बोलते हैं, है ना, फिस्कल डेफिसिट। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और इनकम कम है, देन इन दैट केस आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। बट इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है ये डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 9.2% ऑफ GDP से कम होते होते हुआ है 4.4%। 9.2% ये कोविड के टाइम पे था, 2020-2021 के टाइम पे, और फिर 2025-26 आते आते 4.4 तक आ गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। फिर गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है टू रिड्यूस द डेट टू GDP रेशियो फ्रॉम 57.1% इन 2024 टू अ टारगेट ऑफ रेंज ऑफ 49 to 51% बाय 2030-31। तो ये जो गवर्नमेंट का प्लान है कि डेट टू GDP रेशियो को कम करने का, ये भी एक मेजर रीजन है। डेट टू GDP रेशियो क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। इट इज बेसिकली द कंट्रीज टोटल डेट विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GDP। ठीक है, कितना टोटल डेट है और उसको अगर हम एज अ परसेंटेज पकड़े ऑफ GDP, देन दैट रेफर्स टू डेट टू GDP रेशियो। ठीक है, रेशियो है दोनों का, बेसिकली टोटल गवर्नमेंट डेट डिवाइडेड बाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इंटू 100। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, बिकॉज इट मेजर्स द कंट्रीज एबिलिटी टू रीपे इट्स डेट्स। जितना उधार ले उसको वापस देने का जो है एबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर लोअर है ये रेशियो तो डेफिनेटली इट इज हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल इकोनॉमी, और अगर हायर है रेशियो देन इन दैट केस क्या होता है, फिस्कल रिस्क होते हैं। बिकॉज इसमें ही हम देखते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो गैप है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है उन कंट्रीज के केस में जिनका जो है डेट टू GDP रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब S&P का एक्सपेक्टेशन है कि
स्टेट्स और यूनियन का मिला के जो ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 2029 तक आते आते फॉल करना चाहिए टू 78%। ठीक है, अभी कितना है 2025 में है 83%। ठीक है, तो इतना फॉल करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज ऑफ कोर्स, बिकॉज 2022 से 2024 तक की अगर हम बात करें तो कितना एवरेज रियल जीडीपी ग्रोथ हुआ है 8.8% रियल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, एंड दिस इज हाईएस्ट इन एशिया पैसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इफेक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट भी हुआ है, बिकॉज आरबीआई का क्या टारगेट रहा है 2% से 6% तक। ठीक है, इस बैंडविड्थ के अंदर रहना चाहिए। और हमने देखा जुलाई में 2025 के जुलाई में 1.55% आ गया इन्फ्लेशन, विच इज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज लो और स्टेबल जब होता है इन्फ्लेशन इट अट्रैक्ट्स व्हाट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इट मेंटेन्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे। फॉर एग्जाम्पल पहला है आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनपीए बहुत ज्यादा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब 90 डेज हो गए हैं और लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे एसेट्स को कौन से कैटेगरी में डाल दिया जाता है एनपीए। तो एनपीए बहुत ज्यादा था, फिर इसको जो है रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए और फाइनली आया आपका आईबीसी। ठीक है, तो आईबीसी जो है इसमें क्या होता है कि जो बैड लोन है उसकी रिकवरी करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, हमने देखा है कि एसएनपी ने 10 इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड भी किया है, जिसमें स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक एटसेट्रा आते हैं। दिस सिग्नल्स अ रेजिलिएंट बैंकिंग सिस्टम। फिर है इम्प्रूव्ड स्पेंडिंग क्वालिटी। ठीक है, 2025 की अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 11.21 लाख करोड़। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म असेट क्रिएशन में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और शॉर्ट टर्म जो नेसेसिटीज जो जैसे कि सैलरीज हो गए, शॉर्ट टर्म जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए जो स्पेंडिंग की जाती है उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा होता है फॉर द इकोनॉमी, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक बर्डन की तरह होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में फोकस किया गया है किस चीज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिव एसेट्स एटसेट्रा। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स थी इन्होंने प्रमोट किया व्हाट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इट एक्सपैंडेड इकोनॉमिक कैपेसिटी। ठीक है, ऑल्सो इंडिया मेंटेन्ड अ स्मॉल करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंडिया का बहुत ही कम था, 1.2% ऑफ जीडीपी। ये एक बहुत गुड साइन है, और इससे हमें पता चला कि हमारा जो है एक्सटर्नल शॉक को जो है अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ये बढ़ी है। ऑल्सो हमारी जो फॉरेन रिजर्व है वो अभी है $700 बिलियन। फिर हमने देखा है रुपी जो है वो थोड़ा वीक हुआ है। ठीक है, दिस इज बैड फॉर इम्पोर्ट्स बट डेफिनेटली इट इज गुड फॉर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बिकॉज इट हेल्प्स इंडिया टू मैनेज ग्लोबल शॉक्स। ये सारे फैक्टर्स रहे हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट पॉलिसी स्टेबिलिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पॉलिसी स्टेबिलिटी कब होती है, जब गवर्नमेंट स्टेबल रहता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑपल डाउन हो गया, रेजिम बार बार चेंज हो रहा है, या फिर पॉलिसीज चेंज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा तो पॉलिसी भी चेंज हो जाएंगी, तो इन दैट केस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, जब कंसिस्टेंट पॉलिसीज रहती हैं, स्टेबल गवर्नमेंट रहता है, तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट होती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आते हैं देश में, अट्रैक्ट होते हैं, एंड दिस एंश्योर्स व्हाट सस्टेन्ड ग्रोथ। राइट, तो ये सारी फैक्टर्स हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया नाउ। सबसे पहले है लोअर बोरोइंग कॉस्ट्स। ठीक है, ईसीबी दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो कंपनीज जो हैं जो बाहर से लोन ले रही हैं उसके रेट 7.2 to 7.5%। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा एज देखने को मिलेगा। फिर इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, बिकॉज इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होंगे। ठीक है, हमने इनफैक्ट 2024-2025 में ही देखा इंडिया ने मोर देन $50 बिलियन जो है अट्रैक्ट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई।
ग्लोबल स्टैंडिंग भी इंडिया की बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज इंडिया जो है अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर पाएगा विद इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इनफैक्ट 2023 की जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडिया का रैंक 3 आता है, थर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब जो स्क्रैच से बन रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स उसका। तो अराउंड 1008 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, तो इससे हमारी रैंकिंग अच्छी हुई है। बॉन्ड मार्केट में भी डेप्थ देखने को मिला है, यानी फॉरेन पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा तो हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनमें पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा इनका। एज ए रिजल्ट जो है एक लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में पैसा रहेगा और इंडिया का जो डेट मार्केट है वो भी अच्छा होगा। ठीक है। फिर स्टिम्युलेटेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोअर बोरोइंग कॉस्ट है तो इससे अगर इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, ठीक है, लोन लेने के बाद, तो इससे क्या होगा, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जॉब क्रिएशन भी देखने को मिलेगा। जो कि एमएसएमईज होती हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको भी बूस्ट मिलेगा, स्टार्टअप को बूस्ट मिलेगा क्योंकि उनका क्रेडिट प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, ज्यादा लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा और ऑफकोर्स लोन भी सस्ते में मिलेगा। लेकिन हमारे सामने अभी बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है 2026 का वो है 4.4%, ये एक पहला है। ठीक है। और ये नेशनल और स्टेट डेफिसिट को मिला के काफी हाई है, जो कि अगर हम देखें तो 2029 तक आते रहते प्रोजेक्शन है 6.6% ऑफ द जीडीपी होगा, विच इज वेरी हाई। तो एसएनपी ने वार्न किया है कि अगर ऐसा हुआ तो इन दैट केस बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है। स्टेट लेवल फिस्कल इश्यूज बहुत सारे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है, या फिर दूसरे कुछ स्टेट्स की बात करें, तो इनमें बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं और रिफॉर्म्स जो है बहुत ज़्यादा स्टॉल्ड है। एज ए रिजल्ट फिस्कल ड्रेन होता है यहाँ से। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के तहत यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्कॉम लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है। स्टेट फिनेंसेस इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा है। शैलो बॉन्ड मार्केट, क्योंकि इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है हम देख रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें यूएस का जो जीडीपी है उसका और उसके बॉन्ड मार्केट का रेशियो अगर हम देखें तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इट्स बॉन्ड, ओके, इन कंपैरिजन टू इट्स जीडीपी। कॉर्पोरेट अगर हम डेट की बात करें और गवर्नमेंट डेट की बात करें, दोनों को मिला के अगर हम देखें बॉन्ड मार्केट में, तो इंडिया का है 70% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। ठीक है। ये काफी कम है इन कंपैरिजन टू यूएस 225%, यूके एंड देन जापान 260% एंड चाइना 100%। ठीक है। तो अगर हमारा बॉन्ड मार्केट एक्सपैंड करता तो अच्छा होता। इट हैज ग्रोन टू $2.66 ट्रिलियन अभी तक, लेकिन अभी भी हमें और भी आगे जाने की जरूरत है। ग्लोबल हेडविंड्स, वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग विद द यूएस। तो अगर हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है टू ग्लोबल ट्रेड रिस्क, तो हमारा और डोमेस्टिक डिमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करें, जैसे कि यूएस के इस केस में हुआ, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ, हम उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू वो हमको जितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं, इसलिए यूएस ने इतना ज़्यादा जो है स्टेप ले लिया। ठीक है। फिर रशिया का ऑयल एंगल भी है एटसेट्रा। तो ऑफकोर्स प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स जो हैं स्पेशली फ्रॉम द एंड ऑफ यूएसए, ये सारे जो हैं एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको अफेक्ट करेंगे, विच रिमेन्स अ चैलेंज। फिर ग्रोथ जॉब्स पैराडॉक्स भी है कि हाई जीडीपी ग्रोथ मतलब जॉब्स भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। जॉब्स कम है, लो क्वालिटी जॉब्स हैं, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल्ड नहीं है, स्किल मिसमैच है। 8.2% of the 8.25% of the graduates only they find work that align with their qualifications। तो एक इशू है। तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है? वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर ऑल्सो। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 में लाया गया। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसको इनफ्लो बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है पॉलिसी इनिशिएटिव्स ली गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया गया। ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए PLI स्कीम, दैट इज दी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस इंसेंटिव्स मिलेगा कंपनीज को। और इसमें 14 सेक्टर्स डाल दिए गए हैं डिफरेंट एरियाज में, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मेडिकल अप्लायंसेस एटसेट्रा। जीएसटी भी हमने देखा 2017 में लाया गया था। फिर जीएसटी की जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। 2025 में 1.995 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। अब हम देख रहे हैं कि जब इतना ज़्यादा हो रहा है एक्सपेंशन, इसके बाद धीरे धीरे जीएसटी रेट्स को कम करने की भी कोशिश की जा रही है।
ठीक है। तो ये सारी जो रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, बैंकिंग रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो बैंकिंग रिफॉर्म्स में 4 चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। 4 Rs, जिसको 4R स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है रिकग्निशन, रेजोल्यूशन, फिर है रिकैपिटलाइजेशन, फिर है रिफॉर्म, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो पहला है रिकग्निशन। जो बैड लोन्स हैं, बैड एसेट्स हैं, उन्हें रिकग्नाइज करना, फिर है उन्हें रिजॉल्व करना, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें इन्वेस्ट करवा के उन्हें रिकैपिटलाइज करना, और फाइनली और भी रिफॉर्म्स लाना ताकि बैड लोन्स ना हो। तो हमने देखा है कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA का रेशियो जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ये काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। अगर हम 2018 की बात करें तो पीक में था, 14.58% था, और ये बैड एसेट्स जो हैं अभी कम होते 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 2025 में आते आते हमने देखा ये हो गया है 2.58%। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये क्यों हुए हैं? बिकॉज ऑफ द मेजर्स दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल AQR, दैट इज असेट क्वालिटी रिव्यू, IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, इट वॉज enacted in 2016 and it provides a time bound process for resolving insolvency and recovering debts, right? Then targeted social programs, of course, because Pradhan Mantri Mudra Yojana हो गया, which facilitates micro credit and loans up to 20 lakhs to income generating micro enterprises in non farm sectors जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गए, ट्रेडिंग हो गए, सर्विसेज एंड अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में, जीरो बैलेंस में अकाउंट्स एंड ऑल। तो और हम क्या कर सकते हैं आगे इफ यू वांट टू गो फर्दर? तो सबसे पहला है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाना, ऑफ कोर्स, ताकि हम प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जैसे जो इंसेंटिव स्कीम है इनको और भी रेप्लिकेट कर सकें, इनके सक्सेसेस को, और भी हम मेजर जो है इनिशिएटिव्स ले सके। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में फैब्रिकेशन प्लांट्स के लिए हम जो है स्टेप्स ले सकते हैं। वी आर ऑलरेडी लाइक डिपेंडेंट ऑन कंट्रीज लाइक चाइना फॉर लाइक चिप्स, ठीक है, सोलर मॉड्यूल्स एंड एटसेट्रा। तो इसमें हमें इंडिपेंडेंस लाने की ज़रूरत है। इंडिया का जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स है इसने 2025 में 2 लाख करोड़ जो है क्रॉस किया है, विच इज़ अ 55% इंक्रीज एंड इट इज़ ड्रिवन बाय द PLI स्कीम, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्राइवेटाइजेशन, ऑफ कोर्स, जो लॉस मेकिंग है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उनको उस तरीके से ड्रैग करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs and then privatize them for strategic disinvestment in order to streamline government involvement in various sectors. And we also need to drive state level accountability, क्योंकि it's like we need to link central government funds directly to state performance on reforms, क्योंकि हमने फंड दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स जो हैं आउटकम बेस्ड हुए हैं कि नहीं, ये करने की ज़रूरत है। डिजिटल लीडरशिप में भी हमें जो है और भी बूस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज DPI, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड टू एक्सपोर्ट इट ग्लोबली। UPI तो एक टूल है ही इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का, इट इज़ ऑलरेडी लाइव इन 7 countries लाइक सिंगापुर, UAE, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस एंड फ्रांस, बट नाउ वी हैव प्लान्स टू एक्सपैंड इट टू लाइक 4 to 6 more in 2025, ठीक है। In fact, NPCI, that is National Payments Corporation of India, is also collaborating with countries like Peru, Namibia and Trinidad and Tobago to build their own domestic real-time payment systems. Then we also need to build a future-ready workforce. Generic education से targeted industry-led skill जिसमें है उसमें ऐसा education जो है हमें impart करने की ज़रूरत है। For that we need to partner with tech giants, ठीक है, ताकि वर्क फोर्स को इक्विप किया जा सके फॉर हाई डिमांड जॉब्स। वी ऑल्सो नीड टू मॉडर्नाइज आवर ITIs, दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड फोकस मोर ऑन लाइक डोमेन्स लाइक सेमीकंडक्टर, सोलर एनर्जी, ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमेशन एटसेट्रा, एंड अलाइन आवर करिकुलर विद द इंडस्ट्री 4.0। अभी हम बाबर और एटसेट्रा इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे? वी नीड टू लाइक शिफ्ट और फोकस टू skill development, okay? Then partnerships with tech giants like Microsoft, Intel, etc. Global leadership, economic diplomacy की ज़रूरत है, ठीक है। जन विश्वास बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है टू क्रिमिनलाइज माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ठीक है। बजटरी जो एक्सपेंडिचर है हमारा ऑन लाइक स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
इसमें भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ओनली 0.7% ऑफ द जीडीपी जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है अभी, बट मिनिमम 1% की ज़रूरत है in order to encourage innovation and technological self-reliance, right? So with this we come to an end of this session. Thank you.